जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 2 में अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यार। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। एक अलग लेवल की फीलिंग आपकी आ जाएगी और ट्राई करेंगे कि आज ही ग्रेविटेशन को खत्म कर दें। क्लास भले ही लाइव नहीं है, वो हमारी इसलिए कोशिश है यार, हम एक तरीके से आपको क्लास जितनी भी थ्योरी क्लास है वो लाइव ना भी करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज जो चैटिंग वाली काम है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं यार वो मोस्टली ये ट्राई करते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स को देखें और 1x 2x में जाके स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के जल्दी में वो लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें। तो हमारा भी यही मेन मोटो है कि आराम से आप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस सारी चीजें आराम से कंप्लीट करते रहें। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं कि जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करो। रैंकर्स एनटीएससी 2023, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है आपका। जो भी क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन या फिर कोई भी न्यूज या फिर कोई भी अपडेट आपकी फॉर्म को लेके आपके एग्जाम को लेके आती है तो वहां पे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मेक श्योर आप वो जरूर ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले ऐप के बारे में मैं बता दे रहा हूं कि ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें आपको फ्री में दी जा रही हैं। अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज के आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आपके पास पर्सनल मेंटरशिप का क्या मतलब है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन कभी कभी आप 2 चैप्टर पढ़ लेते हो, कभी कभी एक भी नहीं हो पाता है, एक लेके बैठे रह जाते हो। तो जब तुम्हें ये चीज लगने लगे कि यार मेरा एक प्रॉपर प्लान नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कब बैठूं कब उठूं, ठीक है, तो उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाहिए, तो वो हमारे साथ आप जोड़ के अपनी पढ़ाई को एक नया वे दे सकते हो। बाकी ऐप पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं। आपकी पीवाईक्यूज हर स्टेट के हम लोग धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं और लगभग स्टेट के 1 साल के पीवाईक्यूज अपडेट हो गए हैं। और जो भी डीपीपीज वगैरह होती हैं वो वहां पे आपको मिलती हैं, जो भी क्लास की नोट्स है वो वहां पे आपको मिलती हैं। तो फटाफट जाओ और जितनी भी चीजें आपको फ्री मिल रही है एटलीस्ट उनका फायदा उठाइए। अगर आप भाई इंटरेस्टेड हैं इन दोनों फीचर्स में, देन आप इन दोनों का भी फायदा उठा सकते हो। जो मेंटरशिप में एनरोल कर रहा होगा बच्चा वो टेस्ट सीरीज फ्री में ऑटोमेटिकली पा जाएगा। सो डोंट गो फॉर टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप, ठीक है। जस्ट गो फॉर मेंटरशिप इफ यू वांट मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज बोथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार बोलता हूं कि हर क्लास में मैं एक होमवर्क जरूर आपको देता हूं। तो ये कुछ होमवर्क आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो जल्दी जल्दी से हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इंक्रीज बाय 6 टाइम द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी। तो मान लीजिए अगर इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियल दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात हम लोग करेंगे, डी था। तो दोनों के बीच में फोर्स ही निकालना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच का क्या होगा। मान लीजिए अगर ये मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, ये मास ऑफ मून मान लेते हैं, तो जी मास ऑफ क्या होगा अर्थ, ठीक है, मास ऑफ मून अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये कब होगा? जब इनिशियल फोर्स होगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दे रहे हैं। कितना बढ़ा दे रहे हैं? पहले d था, अब बढ़ा के कितना कर दिए हैं, ये 6d हो गया है। ये वाले डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6d हो गई। अब फोर्स कितना होगा, f डैश, जो कि बदल चुका है। g मास तो अभी भी अर्थ का सेम रहेगा, मास ऑफ मून अभी भी सेम रहेगा, लेकिन 6d का होल स्क्वायर आप यहां पर कर देंगे। तो यहां पर देखिए फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू GME, ठीक है, अपॉन MM अपॉन 36 इंटू डी स्क्वायर। और आप ये ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू ही क्या है आपकी FI इनिशियल। तो जो F फाइनल हो गई है वो क्या हो गई है, FI इनिशियल बटाकर 36। समझ में आ गई बात? बस इतनी बात थी। तो डिक्रीज्ड बाई 1/36 टाइम, तो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स पहले इतना था, बाद में उतना हो गया है, वो डिक्रीज कर गया है 36 टाइम। बहुत ही कम बच्चों ने रिस्पॉन्स किया था। क्लास कुछ है ना एक अलग ही वे में पब्लिश हुई थी कल, उसके लिए आई रियली सॉरी फॉर दैट। बट आज जो भी चीजें हो रही हैं, प्रीमियर हो रही हैं, अच्छे तरीके से सवाल को लगाइए और जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि देख नहीं रहा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज हाफ द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी। तो फिर से वही काम करिए, फटाक से एक वेरिएबल मान लीजिए कि ये भाई क्या है, डी है। मान लीजिए दोनों का डिस्टेंस सेम मास अगर कंसीडर कर लेते हैं या फिर डिफरेंट कर लेते हैं, डजंट मैटर, बट हम करके देख रहे हैं। तो इनिशियल फोर्स जो होगा GM का स्क्वायर कर दे रहा हूं क्योंकि M इंटू M अपॉन का डी स्क्वायर। फिर अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, यहां पर कुछ रख दिया है, D/2 डिस्टेंस पर रख दिया है हमने। तो फोर्स जो होगा वो होगा G मास का स्क्वायर अपॉन D/2 का होल स्क्वायर।
तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो जो फोर्स डैश विच इज फाइनल फोर्स विल बी इक्वल टू फोर टाइम ऑफ जी एम का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये फोर्स क्या था, इनिशियल फोर्स था, तो एफ डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ F1, ठीक है, मतलब 4 गुना क्या हो गया है, बढ़ गया है फाइनल फोर्स। तो बेसिकली डबल 1/4 क्वाड्रप्ट हाफ, तो क्वाड्रप्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एनटीएससी राजस्थान में पूछा हुआ है 2018 और 2019 में। तो आई होप लग जरूर गया होगा आपसे, ठीक है। चलिए अब बहुत ही मजेदार सवाल आया है, जी के बारे में आपने पढ़ लिया था, ग्रेविटी अर्थ पर कितनी होती है, जनरली हम देखते हैं 9.8 होती है, बट आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बोला जाता है कि जस्ट टेक जी इज इक्वल टू 10। वो क्यों बोला जाता है, फॉर योर सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 9.8 ही होती है। तो उसका आप दिमाग में अपने रखिएगा कि अगर कोई पूछे तो 10 मत बोल देना जाके, क्योंकि वहां अगर प्रैक्टिकल वगैरह में कहीं पूछा गया अगर 10 बोल देते हो तो बहुत मार खाओगे। अगर 10 बोलना है तो बोलना कि सर फॉर इजी कैलकुलेशन वी कैन टेक 10 बट एक्चुअल वैल्यू इज 9.8। समझ में आई बात। चलिए अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, दो तरीके की वेरिएशन हम लोग देखते हैं जी में। मान लो अगर आप अर्थ के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या है भाई, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप दूसरे किसी प्लेनेट पे चले जाओगे तो ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर किसी हाइट h पर जाते हो अर्थ से, या फिर अर्थ के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, तब क्या होगी जी की वैल्यू, अगर ऊपर जाते हो तब क्या होती। तो वेरिएशन बेसिकली दो तरीके का होगा, एट हाइट, एट सम हाइट, ठीक है, एट सम हाइट हम वेरिएशन देखने की कोशिश करेंगे, एट सम डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे, एट सम डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे। देखो मान लीजिए ये अर्थ है आपका, तो अगर अर्थ के हम इतना डी इनसाइड खोद के, यहाँ सेंटर ये है, इतना सरफेस से इतना अंदर घुस जाते हैं तो इस पॉइंट की ग्रेविटी क्या होगी, तब डेप्थ की बात करेंगे। अगर अर्थ ये है और अर्थ के सरफेस से मान लीजिए इतना हाइट h हाइट ऊपर, हम यहाँ पर आपसे ग्रेविटी की वैल्यू पूछें कि क्या है, तब इसकी बात हम लोग इस तरीके से वेरिएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मजा जरूर आएगा और सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग इस पर बन के आता है। तो बढ़िया तरीके से जरूर पढ़ना, ताकि जब वहां पर क्वेश्चन आए तो अच्छे तरीके से एकदम फोड़ के आओ, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएशन जो हम देखने वाले हैं हाइट h पर देखने वाले हैं। तो इसके दो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, दोनों कंडीशन बारी बारी आपको दिखाता हूं मैं। मान लीजिए यहां पर ये क्या सेंटर है, ठीक है, मान लीजिए कि आप सरफेस से कुछ h हाइट ऊपर हैं, h हाइट ऊपर है सरफेस के, और यहां पर आपसे मैं ग्रेविटी की वैल्यू पूछ रहा हूं विच इज जी डैश, ठीक है। सरफेस पर तो आप बता दे रहे हैं मुझे कि जी बराबर क्या होता है भैया, जी एम अपॉन का आर स्क्वायर, ये आपने पिछले में ही पढ़ा था। अगर जी एम, जी क्या है विच इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो सरफेस पर पिछली क्लास में भी पढ़ा था। 9.8 की वैल्यू निकालना कैसे सीखा था, याद है क्या, ऐसे ही निकाला था आपने। लेकिन इस क्लास पर अब सरफेस से भी ऊपर पूछा जा रहा है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे थे, आप देखो यहां पर फॉर्मूले में ध्यान से देखो, तो मास तो पूरे अर्थ का ले रहे हो आप, जब सरफेस की आप बात कर रहे हो तो मास तो पूरे अर्थ का ले रहे हो, लेकिन आर क्या है, वो सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप मान लो h हाइट पर आते हो तो क्या अभी भी डिस्टेंस आर रहेगी, बोलोगे नहीं। अब क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी सरफेस तक की, ये तो भैया आर थी, लेकिन अब आर से और h ऊपर आप गए हो तो आर की वैल्यू तो अब बदल जानी है। तो मान लीजिए अगर मैं जी डैश की वैल्यू आपसे पूछता हूं तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी मास ऑफ अर्थ तो अभी भी रहेगा, ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू बदल जाएगी, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बोलो आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तब जब आपकी किसी एच हाइट पर पूछा गया हो, ठीक है, एच हाइट पर पूछा गया हो अगर इस तरीके का सवाल तो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए यहां पर एक केस बनाते हैं, पहला केस, ठीक है, केस नंबर वन, कि जब h की वैल्यू क्या है भैया, बहुत बहुत छोटी है r से, ये छोटी का सिंबल है, इतना दिमाग में रख लेना। जैसे r तो है तुम्हारा, r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अगर मान लो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर इस रेंज में आपसे मैं पूछता हूं वैल्यू, ठीक है, तब तो h भाई r के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो उस केस में इस फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब चेंज नहीं करोगे तो काम नहीं हो पाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉज कर दीजिए, ठीक है। चलो कट गया था। तो h इज वेरी वेरी लेस देन r, तब कंडीशन बदल जाती है, क्योंकि r तो आपका भाई 6400 किलोमीटर है। अब h तुम आधा किलोमीटर हो सकता है, 100 मीटर, 200 मीटर, इस रेंज में अगर पूछते हो तो उसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा बदल जाता है, हम उसको बदलते हैं। देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं,
पहले इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जी के फॉर्म में। जैसे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो कंपैरिजन दिया जाता है वो हाइट एट सरफेस, जो आपके सरफेस पर ग्रेविटी होती है जी, विच इज इक्वल टू जी एम अपॉन का आर स्क्वायर। इसके टर्म्स में हो सकता है आपसे आंसर पूछ लिया जाए कि जो सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है जी, उसके रेस्पेक्टिव में कितनी होगी। देन हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले को जो किसी हाइट एच पर जी डैश आया उसको सरफेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर जी डैश हम कन्वर्ट करते हैं तो जी एम ई तो ऐसे ही रहने दो, मास ऑफ अर्थ अपॉन, यहां से मैं क्या कर रहा हूं आर कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आर बाहर आएगा ब्रैकेट के तो आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एच बाई आर। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ तो काम कर जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम कर जाएगा, क्या यही आएगा। अगर मैं क्या करता हूं इस वाले ब्रैकेट से आर को कॉमन ले रहा हूं, बस इतना काम करता हूं, या फिर अगर तुम्हें कॉमन नहीं लेना है देन फिर भी आपको सेम वर्क करना ही पड़ेगा। तो आर अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या इतना ही बात होगी, आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बोलोगे बिल्कुल। और देखो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी, विच इज दैट द सरफेस, जिसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या है सरफेस पर है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं जी लिख ले रहे हैं। देखो यही वाली वैल्यू वहां पर लिखी थी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं यहां पर इस तरीके से लिख लेता हूं जी इंटू अब ये वाला पॉइंट क्या है, देखो जैसे कोई भी चीज अगर मैं लिखता हूं कि ए स्क्वायर या फिर मैं इसको लिख दूं ए की पावर -2, बात बराबर है। 1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर -2, बात बराबर है, आइडेंटिटी है उतना आप जानते होगे। तो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 में लिख दे रहा हूं, ठीक है -2 लिख दे रहा हूं। अब एक टर्म बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, अभी उतना नहीं जानना है, तो वैसे कॉन्सेप्ट भी 11th का ही है, जब आप बाइनोमियल पढ़ लेते हो इसको आप एक्सपेंड करोगे NC0, ठीक है, इंटू एच बाई आर की पावर n, ऐसे करके एक्सपेंड करते जाते हो आप, ठीक है। तो इससे एक सीरीज एक्सपेंशन से एक फॉर्मूला निकल के आता है विच इज जी डैश, जो जी डैश की वैल्यू होगी वो जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाई आर हो जाती है, तब जब h बहुत ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा r से। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अगर h सिमिलर होगा तुम्हारा r के देन ये फॉर्मूला आप लगाओगे, अगर h सिमिलर होगा r के तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर h बहुत ज्यादा छोटा होगा किसी हाइट पर तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, दोनों आपको यही लगाने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगाना है। क्लियर है बात, क्लियर है। पहला फॉर्मूला ये है जो कि ग्रेविटी के टर्म में, अगर वहां पर भी ग्रेविटी के टर्म में पूछा जाएगा तो इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस एच का वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। यहां जी क्या है, ये सरफेस पर है, ये जी डैश क्या है, जो एच हाइट पर पूछा गया तो इसको जी एच लिख लीजिए, जी एच। जिस हाइट पर पूछा गया ये सरफेस पर ग्रेविटी, और उसके रिस्पेक्ट में हाइट, अगर सरफेस से हाइट गिवन है आपको h और r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटी की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये रहा, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे समझ लेना, थोड़ा समझोगे काम आ जाएगा। ये हम कन्वर्जन कर रहे हैं, लिख लेना यहाँ पर कि बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप 11th में जाओगे आपको कराया जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये मैथ का टर्म है, तो मैथ वालों से जरूर मिल लेना, किसान सर तो मिल के पूछ सकते हो कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करोगे आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों अच्छे तरीके से लिख लेना। एट हाइट h की बात हम कर रहे थे। अब देखिए अब डेप्थ की बात हो रही है, तो डेप्थ के लिए आपको दो तरीके से फंसाया जा सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सेंटर की बात कर रहा हूँ कि ये सेंटर है, ठीक है। तो किसी आप यहाँ सरफेस से भाई कुछ हाइट अंदर तक आए हो, यहां तक आए हो, मान लीजिए ये हाइट आपको d दे दी गई है, डेप्थ दे दी गई है। जब डेप्थ की बात की जाएगी तब ये d है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं, यहां से यहां तक की ओवरऑल बात करूं, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, r होगी, ठीक है। ये वाली लेंथ क्या होगी, r होगी, देखो r होगी, है ना। ये वाली लेंथ क्या होगी, r होगी। अगर इस तरीके से आपको गिवन है कहीं पर भी, इस तरीके से आपको कभी भी कहीं पर भी गिवन होगी बात, तो ऊपर से d गिवन है, नीचे से r होगी, ठीक है। जब भी ऊपर से सरफेस से, देखो जब सरफेस से अर्थ के आपको कुछ गिवन हो, यहां पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन का रेडियस का स्क्वायर। ये हमेशा सेम रहने वाला, वो बदलने वाला नहीं है। जब भी आप इस तरीके की कहानी हुई, अब मान लीजिए इस पॉइंट पर पूछा गया है, या तो आपको क्या दिया जाएगा, सरफेस से डेप्थ की वैल्यू दे दी जाएगी, या तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, सेंटर से यहां तक की वैल्यू दे दी जाएगी। देखो या तो दूसरी क्या कर दी जाए, यहां से
यहां तक की वैल्यू दे दी जाएगी, यहां से यहां तक की। तो दोनों में से कुछ भी दी जाए है तो ओवरऑल वो बराबर ही, ठीक है। दोनों को आप जस्ट सेम पुट कर लोगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है ना, तो वो है सेम टू सेम। लेकिन पॉइंट किस पॉइंट की बात हो रही है, अर्थ के अंदर इस पॉइंट की बात हो रही है। अब देखो अगर जी डैश हमें उस पॉइंट पर लिखना है या फिर जी डी हमें जो उस पॉइंट पर लिखना है, तो मैं बोलूंगा जी इंटू मास ऑफ अर्थ लिखोगे, लेकिन यहाँ डैश लिखोगे क्योंकि चेंज हो गया है, अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर लिखोगे। क्यों ऐसा लिखोगे, देखो ध्यान से, आर माइनस डी का होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आप सेंटर से चल के यहां तक जा रहे हो। अगर देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है और यहां से यहां तक की डी है, तो क्या ये वाली आर माइनस डी नहीं हो जाएगी, बोलो क्या ये वाली आर माइनस डी नहीं हो जाएगी। तो अगर आपको सरफेस का लिखना था तो जी जितना अर्थ का टोटल मास था वो आप लिख रहे थे, इंटू अपॉन आर का स्क्वायर लिख रहे थे। लेकिन अब देखो अब क्या हुई है, अब तो कहानी बदल गई है, क्या हो गई है, अब भाई इस पॉइंट तक का ही कहानी आप ले रहे हैं, इस पॉइंट तक की ही कहानी ले रहे हो, तो इफेक्टिव मास भी आपका बदल जाएगा। अब आपके लिए नया अर्थ क्या हो जाएगा, जो अंदर वाला सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है वो होगा ना नया अर्थ, बोलो जो अंदर वाला सर्कल है अब आपके लिए वो नया अर्थ होगा, है ना। तो भाई अब अर्थ के सरफेस पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो बोलोगे जी इंटू जितना इतने पार्ट का जितना मास होगा, क्योंकि इफेक्टिव मास के कारण ही तो ग्रेविटी लोगे। अब जितना जितना अंदर जाते जाओगे जो नीचे वाला मास होगा, ठीक है, जो नीचे वाला मास होगा उसी के कारण आपके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी ना, आप तो ग्रेविटी निकाल रहे हो। तो जो ये वाला मास है, अंदर वाला मास, इतने के कारण ही क्या उस पर ग्रेविटी लग रही होगी, इतने के कारण ही, और उसके लिए ये वाला पॉइंट सरफेस की तरह एक्ट कर रहा होगा। अगर सरफेस की तरह एक्ट कर रहा होगा तो ये होगी सरफेस की वैल्यू। तो मास आपको सिर्फ अंदर वाले पार्ट का विच इज इतने वाले पार्ट का लेना पड़ेगा। अगर होल सर्कल का लेते तो होल का मास अगर इतने का ही लेना है, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पर ही चाहिए उसकी ग्रेविटी। क्या इतनी बात क्लियर है। तो मास निकाल सकते हैं, मास के लिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अलग से टॉपिक। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है क्या कहानी, बोलिए। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो भाई पूरे अर्थ की, अगर रो में मान ले रहा हूं तो पूरे अर्थ की सेम रहेगी, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ, पूरे अर्थ की मास की बात करें एम ई, अगर इतने की मास करें तो एम डैश ई मान लेते हैं, अगर अंदर वाले की बात कर रहा हूं मैं। चलो अब देखो, तो मैं अंदर वाले की मास निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, पहले मैं डेंसिटी वेरीफाई कर ले रहा हूं, डेंसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो डेंसिटी होती है रो बराबर मास कितना है, मास हमें अभी कैलकुलेट करना है, तो मास विल बी मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है भाई, अर्थ का हमारे, अगर अर्थ का मास me है और उसकी डेंसिटी ये, अगर इस तरीके से आप निकाल पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए। अगर अर्थ के मास की मैं बात कर रहा हूं आपसे, अर्थ के मास की बात कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। तो यहां तक बात क्या क्लियर है सबको, यहां तक बात क्लियर है क्या, देखो बोलो, ठीक है। देखिए वेट 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरे अर्थ की। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इतने पार्ट की। तो इतने पार्ट का अगर मास निकालना है तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, मास बराबर डेंसिटी तो है ही, उसका वॉल्यूम, बोलो, ठीक है। तो मैं उतने पार्ट का मास यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो मास मैं लिख रहा हूं एम डैश ई बराबर इस तरीके से। मैं डेंसिटी अभी भी मान के रखा हूं कि डेंसिटी की वैल्यू ये आई थी, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ओवरऑल मास था अर्थ का एम ई और अपॉन 4 पाई आर क्यूब किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो मास के लिए डेंसिटी क्या होगा भाई, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इतने का अगर आपको भाई डेंसिटी लेनी है, इतने की आपको वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, बोलो कोई दिक्कत। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। जो उसने पार्ट का मास आया वो क्या आया, एम ई टाइम्स ऑफ आर 1 माइनस डी बाई आर का होल क्यूब, ये आ गया। बोलो यहां पर किसी को कोई दिक्कत, यहां पर किसी को कोई दिक्कत, बोलो यहां पर किसी को कोई दिक्कत आई होगी मास निकालने में कि भैया इतने पार्ट का, जो ये अंदर वाला इतना पार्ट था, इतने पार्ट का मास हमारे पास आ चुका है, विच इज एम ई
टोटल अर्थ का मास इनटू, हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, बट इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, वहां से पहले यहाँ जाना कि एम ई डैश बराबर एम ई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर का होल क्यूब। ठीक है, ये कहानी थी, मैंने डायरेक्ट दोनों का क्यूब अंदर ले लिया तो 1 माइनस डी बाई आर आ गया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मास आपके सामने है तो अब फटाफट इसको थोड़ा सा हम लोग जी की बात कर लेते हैं कि उस पॉइंट पर जी अगर लिखना हो तो उस पॉइंट पर जी क्या होगा। देखो इस पॉइंट पर अगर जी की बात करूं मैं तो उस पॉइंट पर जी डैश ई, जी एट डी कर देता हूं, तो ये हो गया, यहां पर हमने लिखा था तो जी इंटू एम ई डैश की वैल्यू रखो, एम इंटू ई इंटू आर माइनस डी का होल क्यूब, डायरेक्ट अभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी नहीं करते हैं, इस वाले स्टेप को खा जाइए आप। ठीक है, इस वाले स्टेप को खा जाइए, आर माइनस डी का होल क्यूब लिख लीजिए अपॉन आर का होल क्यूब, क्योंकि कट जाएगा वहां पे कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर का होल क्यूब, ये जी ये वाला आर माइनस डी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, यहां से, ठीक है ना, तो आर माइनस डी का होल क्यूब ऊपर था तो ऊपर स्क्वायर और नीचे क्यूब। ठीक है, सॉरी, ऊपर क्यूब और नीचे स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर एक बार बचेगा। तो मैं अगले पेज पर इसको लिखता हूं। ठीक है, मैं अगले पेज पर इसको लिखता हूं फटाक से। तो यहां पर देखो वैल्यू आ क्या रही है, तो जी एट डेप्थ विच इज बराबर जी मास ऑफ अर्थ इंटू आर माइनस डी, यहां पर बचा अपॉन का आर क्यूब बचा। बोलो यहां पर किसी को दिक्कत हो गई कोई तो बता देना, यहां पर कोई दिक्कत हो गई तो बता देना। अब देखो अगर मैं सरफेस की बात करता हूं, अब मैं कन्वर्ट करता हूं सरफेस के लिए। ठीक है, यहां तक इतना ही आपके पास आएगा फॉर्मूला, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर मैं सरफेस की बात करता हूं अभी कि सरफेस पर क्या होगी, तो वो देख लो थोड़ा सा। वो अगर सरफेस पर इन टर्म्स ऑफ सरफेस, तो यहां पर लिख लेना इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी एट सरफेस। अगर हम सरफेस के टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं तब थोड़ी सी कहानी बदलेगी। वो भी कैसे बदलेगी देखो। ठीक है, पेन इधर एक बार आ जाए, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, तो अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पर क्या होती है, जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन का उसके डिस्टेंस का आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। तो मैं यहाँ पर जी डैश लिखता हूँ, जी डैश एट डेप्थ की बात करता हूँ मैं, तो जी एम ई, ठीक है, जी एम ई आर माइनस डी, ठीक है, अपॉन आर क्यूब था तो मैं इसको दो फॉर्मेट में लिख ले रहा हूं, आर स्क्वायर इंटू ये। तो क्या यही हो गया हमारा जी, बोलो यही हो गया जी। तो जी डैश डी बराबर जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, बोलो ये होगा फॉर्मूला। बोलो ये होगा फॉर्मूला, बोलो ये होगा फॉर्मूला। इस तरीके से हो गया काम, तो G इंटू ये हो गया काम। ठीक है, खत्म कहानी, सॉल्व हुआ यहां तक। अब इसको तुम दो तरीके से तोड़ो, तीन तरीके से तोड़ो। बेसिकली अगर मैं इसको एक और फॉर्मेट में लिखूं तो G डैश बराबर G टाइम्स ऑफ R माइनस डी अपॉन का R, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और R माइनस डी अगर आप देखें ध्यान से, R माइनस डी देखें तो हम अगर अर्थ की बात में कर रहा हूं तो मान लीजिए अगर अर्थ से मैं x पर पूछता हूं तो क्या इस बार x बराबर R माइनस डी रखोगे आप। क्यों ऐसा कह रहा हूं देखो ध्यान से, अगर क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, देखो पिछली बार हमने R माइनस डी जो लिया था वो सेंटर से डिस्टेंस लिया था R माइनस डी। अब अगर सेंटर से डिस्टेंस में x मान रहा हूं तो x की जगह R माइनस डी रख दोगे। तो जब भी अगर ऊपर से d हाइट दिया होगा तब आप R माइनस डी रखेंगे, अगर सेंटर से डिस्टेंस दी होगी x, सेंटर से डिस्टेंस दी होगी तब ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो G डैश बराबर G टाइम्स ऑफ x बाई R। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। कब देखो यहां पर मैं मार्क करके लिख दे रहा हूं, when d is given from surface। जब सरफेस से गिवन होगा तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। है कुछ नहीं, हम जस्ट कन्वर्ट कर लेना है बस, वहां पर कि सरफेस से होगा तब R माइनस डी। अगर जब सिंपली x गिवन फ्रॉम सेंटर, x गिवन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अगर सेंटर ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन होगी, सेंटर ऑफ अर्थ से वैल्यू गिवन होगी तो G डैश बराबर G विच इज सरफेस पे जो ग्रेविटी होती इनटू x बाई R। ये हो गई आपकी ग्रेविटी की वैल्यू, डेप्थ की वैल्यू कितनी डेप्थ पे आपसे
पूछी गई है। तो दो फॉर्मूले आपके सामने आए, पहला ये कब लगाओगे जब डी कहां से गिवन हो, सरफेस से। ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब सेंटर से डिस्टेंस गिवन हो। क्लियर है बात। चलिए, तो यहां पर एक और चीज आता है, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं मैं अगर आपसे। तो यहां पर देखिए, ये क्या हो गया भैया, अर्थ हो गया। यहां से अगर यहां तक की बात करूं तो मान लेता हूं ये आर वैरी है, ठीक है। अगर बीच में किसी पॉइंट की बात करता हूं, ये एक्स वैरी है, तो इस पॉइंट के लिए अगर ग्रेविटी की वैल्यू लिखता हूं तो जी बराबर क्या होता है, जी टाइम्स ऑफ एक्स बाई आर होता है। तो आर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, तो आर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। तो अगर इनसाइड में बात करूं तो इनसाइड क्या, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। मतलब जितना एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा उतना बदलती जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो जी की भी वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, आर की भी वैल्यू क्या होती है, 6400 किलोमीटर होती है ना। ये क्या भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो वहां से आपकी जो जी है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना जितना एक्स बढ़ाते जाओगे उतना उतना ग्रेविटी बढ़ती जाएगी सरफेस तक। उसके बाद सरफेस के ऊपर जितना जितना जाती है उतनी घटती जाएगी। तो ये वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर ग्राफ अगर मैं पुट करता हूं कि जी वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर मैं पुट करता हूं कि एक्स की वेरिएशन का, तो ग्राफ किस तरीके से बनता है, कुछ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है भैया, ये है रेडियस वाला पॉइंट। और इसके बाद फिर ग्राफ इस तरीके से घट जाता है। क्यों, क्योंकि यहां तक तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, बट ऊपर जैसे जाते हो वो g क्या हो जाता है, g डैश बेसिकली g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर प्लस एच के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूं, यहां पर h है, तो g बराबर क्या होगा, g मास ऑफ अर्थ अपॉन अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यही होता है ना भाई, ये होता है g, बोलो ये होता है यहां तक। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है अगर जी वर्सेस आप एक्स लगा रहे हो तो इस तरीके से। मतलब सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटर पे 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0, तो सेंटर पे क्या होगी, जी की वैल्यू 0 होगी सेंटर पर, सेंटर ऑफ अर्थ। तो 0 से शुरू हुई, एक मैक्सिमम तक गई, और मैक्सिमम कहां होती है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये मैक्सिमम की वैल्यू है विच इज सरफेस पे। तो हमेशा जब भी मैक्सिमम ग्रेविटी की बात की जाएगी तो वो अर्थ के सरफेस पर आती है, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेरिएशन आपने देख लिया, जी वर्सेस एक्स का वेरिएशन देख लिया, यहाँ पर वेरिएशन दिखा, ठीक है। दी के सारे फॉर्मूले आपको दिख गए हैं, किस तरीके से फॉर्मूले, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए वेरिएशन एट हाइट h की बात कर रहा हूं, तो यहां से आप हमेशा डिस्टेंस सेंटर से लेते हो, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, पहले यहां तक की डिस्टेंस r गिवन है यहां थी, फिर यहां से जोड़ दोगे तो h। तो g डैश बराबर जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब r क्या, h क्या है तुम्हारा, h इज सिमिलर, वेरी सिमिलर टू r, मतलब रेंज दोनों की बराबर है। फर्क पड़ेगा जब 6400 किलोमीटर में कुछ जोड़ोगे तो फर्क पड़ेगा, तब क्या होगी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब जब नहीं पड़ेगा भाई, 2-4 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर, तब फर्क नहीं पड़ेगा। किलोमीटर में खैर फर्क पड़ जाएगा, जब नहीं पड़ेगा तब ये वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, ठीक है। केस 1 की बात करोगे यहाँ पर जो, बाकी ये वाला केस 2 की बात हो गई, ठीक है, केस 2 की बात हो गई। ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, समझ में आ गया। यहां पर डेप्थ में कैसे निकालते हैं, डेप्थ में पहले इफेक्टिव मास निकालोगे कि अर्थ का कितना इफेक्टिव मास होगा जो यहां पर ग्रेविटी दे रहा होगा। तो वो मास निकालने के लिए डेंसिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, और वो वाले कॉन्सेप्ट से पहले मास निकाला आपने, फिर मास निकाल के उसकी वैल्यू यहां पर पुट करोगे, क्योंकि किसी भी डेप्थ पर ये होगी उसके ग्रेविटी का मास। तो जब डेप्थ ऊपर से डी गिवन होगा तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, जब ऊपर से d की वैल्यू गिवन होगी तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर सेंटर से डिस्टेंस गिवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्या बात क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ की रेडियस आपको इतनी गिवन है तो फटाक से बताइए। ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, यहां से 6400 किलोमीटर ये है, फिर उसके सरफेस पर और ऊपर यहां मान लीजिए आपसे ग्रेविटी की पूछी गई है वैल्यू 12,000, ठीक है, 12,800 यहां पर किलोमीटर दूर और है, कहां से, यहां से सरफेस से, ठीक है। सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस अगर है तो यहां पर जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बताइए फटाक से करिए, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करिए और फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
चलिए करिए फटाफट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 12,800 किलोमीटर। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ। तो देखो भाई हाइट तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए ध्यान से तो जो आपकी जी डैश है वो GME अपॉन अपॉन अगर आप किसकी बात कर रहे हो रेडियस की तो R+H का होल स्क्वायर, यही होगा, यही होगा, बोलो यही होगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपलर बनाते हैं। हम क्या करते हैं आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें या फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपलर बनाते हैं। तो ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया, सरफेस पे जो ग्रेविटी होती है वो हो गया, देखो वो हो गया। तो जी डैश बराबर जी टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर अपॉन R+H²। देखो अगर हमें मास वगैरह नहीं गिवन है ना तो थोड़ा सा थिंकिंग अपनी चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर मास वगैरह नहीं गिवन है थोड़ा सा चेंज करिए थिंकिंग, आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो GME अपॉन R+H² था तो हम R स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, दोनों काट भी दोगे तो 1 आएगा। तो मतलब 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो कि 1 से किसी मल्टीप्लाई करो 1 ही उतनी ही वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं R² से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इतना वाली वैल्यू हमें पता है कि ये तो जी एट सरफेस होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बोलो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जी डैश की वैल्यू 9 यहाँ पर जी डैश बराबर 9.8 इंटू 6400 का होल स्क्वायर अपॉन 6400 प्लस 12,800 ठीक है का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 12,800 क्या हो जाएगा 12,800 तो 0 0 8 4 12 2 ठीक है और 6 2 8 ठीक है और 2 10 तो 20 आ जाएगा, ये 20,200 आई थिंक, है ना 20,200। तो जी डैश बराबर 9.8 इंटू 6400 का होल स्क्वायर अपॉन 0 0 8 4 12 हासिल लगा 1 6 2 8 ठीक है 8 सॉरी हाँ 8 4 12 तो 12 6 18 1 19 ये आ जाएगा आई थिंक। ये कुछ गलती कर रहा हूँ मैं बार बार, अरे यार बार बार देखो ऐसे जब ज़्यादा हो जाए ना एक बार फंस जाओ तो फिर हो ही जाता है काम, ठीक है 0 0 2 8 2 6 1 9 1900 ही आएगा यार, बार बार मैं इसी पे गड़बड़ हो रहा हूँ, ठीक है चलो ये आ गया। कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक नहीं, मैं फंस गया हूँ इतना मत सोचना, ठीक है। इसका होल स्क्वायर जस्ट इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। सॉल्व करना आंसर बताना जो भी आएगा तुम्हारा मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में तुम्हारे लिए वो फ्री है, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो देखो पहले तो पोटेंशियल अगर किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछा जाता है देन यू कांट डिफाइन, आप उस पॉइंट का पोटेंशियल तो एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी आप कितनी भी चीज की बात करते हो तो वहां डिफरेंस से आप दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी आप देखोगे जितनी भी चीजों की बात करूंगा मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो आप हमेशा डिफरेंस बताते हो, लेकिन बताते हो आप एक्चुअली उसी पॉइंट का। तो ध्यान से देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर अर्थ के ही कारण पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर पेन के हिसाब से। अगर मैं मान लीजिए अर्थ के कारण ही किसी एक पॉइंट पर यहाँ पे मान लीजिए ए पर पूछता हूँ तो मैं सेंटर से मान लीजिए कहाँ पे एक्स पॉइंट पर उसका पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। तो मैं बेसिकली आपसे पूछ रहा हूँ इस पॉइंट के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, ठीक है। किसी एक छोटे से स्मॉल मास को उठा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रखता हूँ और विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, और इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए नहीं करता हूँ तो भाई हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर रहा हूँ तो बहुत स्लोली उसको लेके जा रहा हूँ, बट लेके जाने में मैं वर्क तो जरूर कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये वाला बॉडी भी इसको खींच रहा होगा इधर की तरफ, लेकिन मैं क्या करूंगा एज अ एफ एक्सटर्नल एजेंट मैं इसको पीछे की तरफ खींचूंगा, क्योंकि ये वाला भी तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा एफ बी, क्योंकि हमने पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ है भाई कि हर दूसरी बॉडी एक दूसरे को क्या करती है अट्रैक्ट करती है।
तो ये इनको खींच रही होगी, ठीक है, ये इनको खींचेगी। और जब भी फोर्स अगर आता है तो फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आता है, और एक्सीलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाती। तो हम ये काम नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते भाई। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाने के लिए एक फोर्स लगाते हैं विच इज एफ एक्सटर्नल, किधर की साइड में, लेफ्ट की साइड में, ठीक है। तो ये काम हम इतना कर लेते हैं। अब आप मान लीजिए यहां से यहां तक लेके जाते हो, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे बताओगे कि आप मान लीजिए फाइनल माइनस इनिशियल किसी भी पॉइंट पे लेके जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वीबी माइनस वी क्या होगा, जितना आपने वर्क किया है, वर्क अपॉन जिस मास पर किया है, एम मास पर किया है, तो वो होगा उसकी पोटेंशियल में चेंज, कि उसका पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है। समझ में आया बात। और जो पोटेंशियल में चेंज हुआ है, अब मान लीजिए अगर वर्क की बात करूं कि मैं आप वर्क कितना कर रहे हैं, तो बेसिकली आप वर्क कितना कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब एम इंटू वी बी माइनस एम इंटू वी ए। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये क्या है भैया, आपका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता रहा है। देखो हमें पता है कि वर्क डन जो हमारी नेट क्या होगा, नेट दैट इज एक सेकेंड, नेट जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम जो आपने पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था, जब कोई भी वर्क करते हो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। जब चेंज काइनेटिक एनर्जी में नहीं आ रहा, मतलब जो भी वर्क आप कर रहे होगे वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा एनर्जी के फॉर्म में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में काम आता है। समझ में आया। तो यहाँ पर जो वर्क किया हो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में काम आया है। तो पोटेंशियल जो भी होगा वर्क के इसके डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ से इन्फिनिटी से, ठीक है, एक कंडीशन हम मान ले रहे हैं कि इन्फिनिटी से हम किसी एक छोटे से मास m को यहाँ पर लेके आ रहे हैं स्लोली इस पॉइंट पर। अगर आप लेके आ रहे हो छोटे से मास को इस, ठीक है, तो आप क्या करो, स्लोली लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी पे जो भी पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि भाई अर्थ की इन्वॉल्वमेंट इन्फिनिटी तक नहीं हो सकती। अभी आप फॉर्मूला देखोगे तो वहां पे पोटेंशियल क्यों जीरो मानते हैं, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, सो दैट्स व्हाई। तो मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं चेंज ला रहा हूँ। तो यहाँ पर तो जीरो हो गई, बट यहाँ पर जो होगी भाई वो कुछ ना कुछ होगी विच इज वी ए। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल मतलब वी ए माइनस का इस पॉइंट पर इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, जितना आप वर्क कर रहे हो अपॉन मास के, ठीक है, जितना आप वर्क कर रहे हो अपॉन मास के। तो भाई इन्फिनिटी पर तो वो कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये वाली जीरो। तो वी ए बराबर क्या आ जाएगा, वर्क जो किया आपने एक्सटर्नल, ठीक है, अपॉन मास। तो वर्क जो किया आपने हमेशा इसके अपोजिट में करोगे। देखो यहां पर था ग्रेविटी हमेशा इसको इधर की तरफ खींच रही थी, लेकिन आपका काम है इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं लाना, तो आप एक्सटर्नल एजेंट की तरफ पीछे से क्या करेंगे, इनको खींचेंगे, पीछे से खींचते हुए रखोगे। तो हमेशा जब पीछे से खींचोगे तो वर्क हमेशा आप निगेटिव में करोगे, तो ये वाला निगेटिव में आएगा, वर्क डन हमेशा निगेटिव होगा। तो यहां से ये बात भी लिख लेना कि वर्क डन एक्सटर्नल का जो होगा वो हमेशा वर्क डन ग्रेविटी के कारण अपोजिट होगा। तो अगर उल्टा पूछा जाए तो उल्टा बताओगे, अगर सीधा पूछा जाए तो सीधा बताओगे। तो यहां से जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं जी एम अपॉन आर, अगर किसी भी एक्स डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है तो एक्स के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर कितना लगा रहे हो आप, फोर्स लगा रहे हो अब जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या कर दोगे तो वहां से कट के ये आ जाएगा डायरेक्ट, और मास को मास से डिवाइड कर लोगे तो जी एम माइनस जी एम बाई एक्स। तो किसी भी पॉइंट पर अगर एक्स पर पूछा जा रहा है तो दिस विल बी द पोटेंशियल। क्लियर है बात। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं छोटा सा। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम करेंगे, सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करेंगे हम, ठीक है, सेम पोटेंशियल एनर्जी के लिए करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज अगर आपको पता है इन्फिनिटी से, तो वी ए माइनस इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, वर्क कितना आप कर रहे हैं अपॉन उसका मास था, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का चेंज था, लेकिन यही वर्क किस में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, मास इंटू पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी, क्या इसके बराबर होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पर x पर पूछ रहा हूं आपसे, और एक बॉडी को आप इन्फिनिटी से चलाकर इस पॉइंट पर लेके आ रहे हैं विच इज मास m, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, मास माइनस का तो रहेगा ही रहेगा, जी कैपिटल M अपॉन का x आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का x आ गया। ये क्या आ गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और इसको आप दिखाते हो u से, तो u बराबर u एट a बराबर माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का x। तो ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला।
आप देख सकते हैं दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इन्फिनिटी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो जब ये वाली नीचे वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो जीरो हो जाती है। क्लियर बात? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे एक ऑर्बिटल स्पीड का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, ठीक है, अर्थ के ये सराउंडिंग में कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, और किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, किससे, वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी स्पीड से घूम रहा है। तो ये किस स्पीड से घूम रहा है, यही क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैं क्या मान रहा हूँ भाई, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है मान लीजिए। तो अर्थ क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, कौन सा भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या वो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा? बोलो, क्या उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से। क्योंकि जब भी कोई बॉडी, हम मानते हैं कोई भी हमारा कोई भी सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑर्बिटल स्पीड में घूम रहा है, तो वो हमेशा सर्कुलर में होगा। और हमेशा अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है, क्या वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगता है तो वो सर्कुलर पाथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो समझ में आई बात? मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा? पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में, बोलना मत। तो फोर्स क्या था, जी एम। अगर मान लीजिए इनका मास है स्मॉल एम और मास ऑफ अर्थ है कैपिटल एम, ठीक है, तो जी एम एम इंटू ई अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए आप कितनी है भाई, ये r था, ये h हाइट ऊपर है, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर कर लो भाई, ठीक है, और बराबर बराबर कितना होगा भाई, mv स्क्वायर बाई r प्लस एच के बराबर हो जाएगा। बोलिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मास मास कैंसिल आउट हो गया, r प्लस एच का होल स्क्वायर खा गया। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आई वो अंडर रूट में कितनी आएगी, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। बोलो, यहां तक आ गई। उसकी क्या है भैया, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। क्लियर है बात? खत्म। जी मास ऑफ अर्थ, फेकर जो मास ऑफ अर्थ से कितनी दूर है, आर प्लस एच से, वो क्या करता है, इफेक्टिव। तो यहां से ये वाला फॉर्मूला ऑर्बिटल स्पीड का। जस्ट कुछ नहीं करना, आपको बैलेंस कर देना है कि अगर कोई भी बॉडी मान लीजिए सर्कुलर पाथ में घूम रही है वी वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर क्या लग रहा होता है, एक mv स्क्वायर बाई आर लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूमना है तो एक फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा, और उसका काम क्या है, जस्ट डायरेक्शन को चेंज करना, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। तो जो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में उसको ला रहा होगा वो कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वही उसको क्या कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए मजबूर कर रहा होगा। तो वो बात उतनी सी थी, ठीक है। अगर एस्केप वेलोसिटी की बात की जाए तो एस्केप वेलोसिटी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना होता है कि भैया हम किसी भी, ठीक है, मान लीजिए अर्थ एक लिमिटेड रेंज तक ही मान लो क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। जैसे एक कोई भी बॉडी को आप फेंकते हो, जाके वो स्पेस में चली गई, मतलब मान लीजिए अर्थ क्या करेगी भाई, खींच रही होगी, ठीक है, मान लो यहां तक वो क्या करती है, खींच पाती है। अब इस लाइन को जैसे ही आप पार करते हैं वो अब आपको नहीं खींच पाएगी। तो यही है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड का रेंज, ठीक है। तो अगर मान लो मैं किसी बॉडी को यहां से फेंक रहा हूं तो इतना तेजी से फेंकूं कि ये इस रेंज को पार कर जाए। अगर यहाँ पे रहती है तो इसको अर्थ खींच लेगी, वो नीचे आके सरफेस पर गिर जाएगा। यहाँ पर रहेगी तभी भी खींच लेगी, गिर जाएगा। लेकिन इस लाइन को जैसे ही पार करती है वो क्या करती है, फिर जाके स्पेस में घूमने लगती है, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करा देना, जहां पर ग्रेविटी क्या हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो, मतलब ग्रेविटी का कोई, अर्थ का कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो, ठीक है। तो मान लो इन्फिनिटी वाला ही पॉइंट। तो मैं क्या करूं भाई, सरफेस पर इसको काइनेटिक एनर्जी दूंगा और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी सरफेस पर, और फाइनली जाके सब कुछ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब अर्थ का कुछ इन्फ्लुएंस ही ना रहे, हमारी वो कंडीशन। तो यहां पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, कि भैया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फाइनल होती है। तो इनिशियल लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम, उस सैटेलाइट का मान लीजिए इसका मास m है, इसका me है, और ये रेडियस क्या है, r है, ठीक है। तो अपॉन का क्या आएगा, r आएगा, बराबर बराबर यहां से एक दैट इज m इंटू वी स्क्वायर, जो फेंक रहे हो यही स्केप वेलोसिटी जिसे हमें चाहिए, अपॉन रेडियस सॉरी हाफ एम बी स्क्वायर, जस्ट 1 सेकेंड, ये हाफ एम बी स्क्वायर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम, ठीक है, हाफ का एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भैया क्या आ जाएगा, मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ई की जो वैल्यू आएगी
वो अंडर रूट GM, ठीक है, मास ऑफ अर्थ है ये, अपॉन R के बराबर आ गई। ठीक है, ये बेसिकली प्लस कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लोगे तो ये कहानी आएगी। तो अंडर रूट GMER, तो ये कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 11.2 आती है। ठीक है, ये आती है। अब वैसे आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, जी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है और आर की भी वैल्यू पता है। 6 × 10⁻24 एम की वैल्यू रखना, 6.67 × 10⁻11 जी की वैल्यू रखना और 64 की 6400 किलोमीटर आर की वैल्यू रख लेना। आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, इसके वेलोसिटी समझ में आ गई क्या होती है, इतनी होती है। निकालने के लिए आएगा तभी भी निकाल लोगे, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना। और जो पीछे आपने देखा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या था, GME/r + h का स्क्वायर, मतलब कितना रेडियस में वो क्या कर रही है, घूम रही है वो। ठीक है, स्क्वायर नहीं बेसिकली, और कितने रेडियस कहां से किस भी प्लेनेट से आप फेंक रहे हो, तो किसी भी प्लेनेट के लिए आपसे पूछा जाए, जस्ट उस प्लेनेट का रेडियस और प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है उसकी एस्केप स्पीड और उसका दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट के लिए। ठीक है, तो इतनी थी कहानी और इतनी ही चीजें आपसे पूछनी थी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और दैट विल बी मोस्टली लाइव। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा लाइव होगा। तो ग्रेविटेशन क्या हो गया, खात्मा हो गया। कुछ भी अगर डाउट हो तो वो पूछ लेना, क्योंकि मैं कल उसको फिर से क्लियर करूंगा। मुझे पता है एक जो जगह डाउट होगा तो वो कल हम लोग जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।